होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। प्यारे साथियों, हिंदी की क्लास में आप सबका मैं अनुसर स्वागत करता हूं। और ये आपको पता ही है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑलरेडी आप जानते हैं। ये चैप्टर हमारा है संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति के रचनाकार हैं कौन? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिनका बचपन में नाम बाउल था, और संपूर्ण क्रांति का नारा इन्होंने दिया था। और इस चैप्टर का हम लोग करीब आधा से अधिक का हिस्सा हम लोग पढ़ चुके थे, आधा से अधिक का हिस्सा हम लोग पढ़ चुके थे। आइए आगे का चीजों को देखते हैं बच्चों। क्या है कि वो कह रहे थे कि जब उनके आंदोलन में बाधा बना गया तो वो बहुत आक्रोश में आ गए थे, चिख चिल्ला के कह रहे हैं कि क्या यह पुलिस वालों का देश है? यह जनता का देश है। किसका देश है? जनता का देश है। डूब जाना चाहिए ऐसे लोगों को। इन लोगों को ऐसी निष्ठा का व्यवहार करते हैं। मैं बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह निष्ठा का व्यवहार है। और ये लोग डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं, लोकतंत्र के दुश्मन हैं। लोकतंत्र का अगर कोई दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन है जो जनता के शांतिमय कार्यक्रमों में बाधा डालते हैं, बेवजह उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। हम लोग तो अपना शांति तरीके से कार्यक्रम कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, लेकिन ये सभी लोगों ने मिल करके हमारे शांतिमय प्रदर्शन में बाधा डाला। यही वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी का यानी कि लोकतंत्र का नाशक होते हैं और दुश्मन होते हैं। उन पर बेवजह लाठियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? क्वेश्चन मार्क लगा है। यही लोकतंत्र है? समझिएगा सभी कोई बच्चों, समझ रहे हैं ना? आवाज जा रही है आप सबके पास? बस बातचीत बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनते जाइए। अगर चाहते हैं कि परीक्षा में एक एक ऑब्जेक्टिव और एक एक सब्जेक्टिव को अपने शब्दों में लिख पाए, ऑब्जेक्टिव सही कर पाए, तो आपको बड़े ध्यान से इन सभी पंक्तियों को चुपचाप सुनना होगा। कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फोन को फुल स्क्रीन मोड में रख लीजिए और सिर्फ एक्टिविटी देखने के साथ साथ सुनते चलिए आवाज को। जब मैं कभी पूछूं तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा। कह रहे हैं कि यही डेमोक्रेसी है? नहीं, इसे बदलना चाहती है जनता, जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक। क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। कह रहे हैं क्या यही डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है? नहीं, इसे बदलना चाहती है, इस सिस्टम को बदलना चाहती है, ऐसे रिवाज को बदलना चाहती है जनता, जयप्रकाश नारायण, छात्र, युवक, ये सब बदलना चाहते हैं। क्योंकि अब से इस देश में जो भी आंदोलन होगा उसका नेतृत्व करने वाला और उसका जो नेता होगा वो युवक रहेगा, छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मित्रों, चूंकि साथियों ये भाषण चल रहा था, ये भाषण ही है। मित्रों एक बात तो यह कहनी थी मित्रों एक बात तो यह कहनी थी, मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पे बुरा होगा। मैं भी समझता हूं। अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। कोनवा में कहीं डॉक्टर रहमान भी बैठे होंगे, मैं जोर से चीख रहा हूं, चिल्ला रहा हूं, मैं समझता हूं उन पर बड़ा बुरा असर पड़ जाएगा, लेकिन ठीक है, मैं अपने को बांध के डलूंगा। देखो एक तंज कस दी है इन्होंने। अभी हाल में मैं वेल्लोर में था तो हमारे परम मित्र और स्नेही उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे। उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई प्रश्न उन्होंने उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 सालों का आंदोलन जो चला था उसमें वह अंडरग्राउंड बंबई में वह रहते ही थे, अंडरग्राउंड नेता थे। अंडरग्राउंड मतलब समझते हो ना, पर्दे के पीछे के। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे। यहां पे आ गया बच्चों एक तगड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल। यहां पर आ गया एक तगड़ा सा ऑब्जेक्टिव सवाल, इस बात को ध्यान रखिए। और वो ऑब्जेक्टिव सवाल क्या है कि फ्री प्रेस का मालिक कौन है? ये पूछा हुआ सवाल है। फ्री प्रेस का मालिक है सदानंद जी। और सदानंद जी जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे, तो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। नोट कर लीजिए, पूछेगा। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी थे। उसकी स्थापना की थी उन्होंने, उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था।
उनको क्या कहा था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। तो ये भी ध्यान रखिएगा। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी थी, पर मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई, और अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती है वह ठोस होती है, बड़े दिनों की होती है, घनिष्ठ होती है, चाहे हम कहीं भी रहे। हाँ, चाहे हम कहीं भी रहे या वह कहीं भी रहे, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। किनकी बात हो रही है? उमाशंकर दीक्षित जी की। कुछ ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं क्या कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो। कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं पुराने जो ये चाहते हैं कि इंदिरा गांधी में और जयप्रकाश नारायण में मेल मिलाप हो जाए। तो मित्रों, कान खेल के सुन लो, तालियां मत बजाओ। मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या कोई भी हो। कान खोल के सभी लोग, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जनता जनार्दन, जितने भी लोग आज यहां मैदान में बैठे हुए हैं, हमारे कुछ पुराने मित्र हैं जो ये चाहते हैं कि जेपी जी का और इंदिरा जी का मेल मिलाप हो जाए। अरे भैया, तो एक बात सुन लीजिए, जयप्रकाश नारायण का किसी भी व्यक्ति के साथ झगड़ा नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे कोई भी हो, किसी के साथ झगड़ा नहीं है। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो काम गलत होगा, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होगा, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वो कोई भी करे, मैं उसका विरोध करूंगा, जयप्रकाश उसका विरोध करेगा। मुझे व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है, कोई उनसे आपत्ति विपत्ति नहीं है। जो गलत करेगा, जो गलत करेगा, मैं उसका, गलत कामों का, गलत सिद्धांतों का, गलत नीतियों का, गलत पॉलिसीज का, मैं इन सभी का विरोध करूंगा। जयप्रकाश इसका विरोध करेगा, अपनी अकल के मुताबिक हमेशा विरोध करूंगा। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात, और बापू में इतनी महानता थी, महत्ता थी कि इतनी कि बुरा नहीं मानते थे। अरे हम लोग जब जवान थे, युवा थे, हम गांधी जी के सामने, बापू के सामने उनकी बातों को ऐसे काट देते थे। इतनी जरूरत होती थी हमारे अंदर कि बापू हम ये बात नहीं मानते हैं, ये आपने गलत कहा, गलत किया। और कमाल की बात यह है कि बापू के अंदर इतनी बड़प्पन देखिए, इतनी महानता देखिए कि बापू हमारी बातों को बुरा भी नहीं मानते थे, और बापू में इतनी महत्ता थी, इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर, ए जयप्रकाश, हमें प्रेम से समझाना चाहते थे, समझाते भी थे। तो उनकी भी आलोचना की है मैंने उनकी भी आलोचना की है। उस जमाने में तो मैं घोर मार्क्सवादी था, मार्क्स के सिद्धांतों पे चलने वाला था। बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना, किंतु बापू की मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद, 1954 में मैं सर्वोदय में आया। गया बिहार में जवाहरलाल जी भी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। जवाहरलाल जी को जेपी जी बड़े भाई की संज्ञा देते हैं। किनकी संज्ञा देते हैं जी? बड़े भाई की, भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, बड़ा स्नेह था। पता नहीं क्यों मुझे वो बहुत मानते थे। जयप्रकाश जी कहते हैं कि पता नहीं वो मुझे बड़े मानते थे, बहुत मानते थे। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना भी करता था। मैं बापू की भी आलोचना किया हूं, लेकिन बापू हमारी बातों को बड़ा प्रेम से आके समझाते थे। बड़े भाई की तरह जवाहरलाल नेहरू जी, बड़ी आदर हम भी करते थे और वो भी हमें बड़ा स्नेह किया करते थे, लेकिन हम उनकी भी आलोचना करते थे। उनमें भी बड़ापन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूं कि बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हो गए थे। जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको मैं बड़ा भाई मानता था और वो बड़े प्यार स्नेह दिया करते थे, मैं बड़ा प्रेम और आदर दिया करता था उनको, वो भी मेरी बातों का बुरा नहीं मानते थे, मैं उनकी आलोचना भी करता था। हाँ, लेकिन एक बार की बात है, पटना फायरिंग वाली विषय पर मैं कुछ ऐसा बोला था जो कि उनको बुरा लग गया था और वो नाराज हो गए थे। लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया, लाल बहादुर जी ने कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की। जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि मैं आलोचना की, मैं बापू की आलोचना की, जवाहरलाल नेहरू जी की इधर भी की, उनको तार भी दिया, पत्र भी दिया कि यह बहुत गलत काम किया है आपने, इससे कश्मीर के सवाल को हल करने में आपको बड़ी दिक्कत होगी। मैं लिख के दिया था ये बात कि जो भी आपने कश्मीर पर फैसले लिए हैं, जो भी आपने काम किया, ये बहुत गलत किया है और इस
बड़ी दिक्कत होगी इसको समझने में। इस पर जब भी आप काम करोगे कश्मीर के सवाल को लेकर बहुत समस्या होगी आपको। थोड़े ही दिनों में 18 महीनों में वह चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। 18 महीनों में वो चल बसे, देश का दुर्भाग्य है। इंदिरा जी से जो मेरे मतभेद हैं, वे जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज्यादा गंभीर और सीरियस है। देखिए, मतभेद तो हमारा जवाहरलाल नेहरू जी के साथ भी था और आज इंदिरा जी के भी साथ है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से ज्यादा गंभीर और सीरियस इंदिरा जी वाला मतभेद है। जवाहरलाल जी से परराष्ट्र नीति के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। हमारे देश के विषयों पर, मुद्दों पर, बिंदुओं पर जवाहरलाल नेहरू जी से स्वराष्ट्र को लेकर के ज्यादा हमारा उनके साथ मतभेद नहीं था, लेकिन उनके साथ परराष्ट्र को लेकर के था। अगर आप ध्यान में रखना चाहे साथियों, तो यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी के साथ उनको किस नीतियों पर ज्यादा मतभेद थे, परराष्ट्र या स्वराष्ट्र। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था, परराष्ट्र में था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की हंगरी के मामले में, जो कुछ कहा, जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा। मैं आलोचना किया हूं तो मैं अपने आप को प्राउड फील नहीं कर रहा हूं कि अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूं, मैं आलोचना करते चल रहा हूं। नहीं, मैं अपनी अकल के मुताबिक जहां मुझे लगता था कि ये बात बोलना चाहिए तो मैं बोलता था। और कमाल की बात देखिए कि जो मैंने हंगरी के विषय में बोला था, हंगरी एक जगह है, उसके विषय में मैंने जो भी कुछ कहा था वो जवाहरलाल जी को बाद में मानना पड़ा था। तिब्बत के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा उनकी बात उन्होंने नहीं मानी, तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चले गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया। वह कभी उम्मीद नहीं करते थे, आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी उनकी भी गलती थी। तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मेरा उनके साथ मतभेद था, लेकिन अपने देश स्वराष्ट्र को लेकर के मेरा उनके साथ कोई मतभेद वैसा नहीं था। अब एक बात ले लीजिए और, जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है। साथियों, मैं इतनी सारी बात आपको बता दिया, एक बात और लेते जाइए अपनी झोली में जिसके कारण राजनीति में इतना करप्शन है, भ्रष्टाचार है। करप्शन का हिंदी क्या होता है? भ्रष्टाचार है। वो क्या है? वह क्या है? इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा। ये बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इलेक्शन का खर्चा, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा लगाएंगे, समाजवाद का नारा लगाएंगे, और यह सब रुपया ब्लैक मार्केटियर लोगों से अपने आप इकट्ठा करेंगे। अनअकाउंटेड मनी, अनअकाउंटेड, जिसका अकाउंट से कोई लेना देना नहीं रहेगा। समझ रहे हो? कैश में सब पैसा भंजता है, करोड़ों रुपए, जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, कोई हिसाब किताब नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है भैया। आज की भी परिस्थिति वही बनी है, ये तो पहले की भी थी, आज भी बनी है कि आज जिनके पास पैसा है वही चुनाव में खड़ा हो जाएंगे। अब चुनाव की जो प्रक्रिया है आप देख लीजिए, आप भी देख रहे होंगे, हम भी देख रहे हैं, आज भी यह प्रक्रिया चल रही है। कल वोट देना है, कल चुनाव है, रातों रात नेताजी के जो चमचावा लोग है, चमचा जो आगे पीछे बाएं दाएं घूमता है 500 रुपया पे, वो सब क्या करेगा? गांव गांव में घुस जाएगा टोली बना के। जानता है कि क्या देने पे वोट मिलेगा? कल सुबह वोट है, रात को ब्रेन वॉश करने जाना है। तो पहले गांव के जितना पियकर लोग बा, पीने वाला, उनका पहुंच दिया, ला पी लो। अब नेताजी के पीछे पीछे खुश, एकदम गदगद हो गए। तो उसको पहले समझाया जाएगा कि हैला पिया, कल कहाँ वोट देवे के बा? कंघी छाप पे। हाँ, एना गइला तब बार थप्पड़बाजी। अब पाँच बार के बेचारा कंघी छाप पे सेट हो गए हैं, चाहे कोई भी छाप हो, सेट हो गए। अब अपना घर हूं जाके किसको? अपनी पत्नी को समझाना है, मेहरारू को, कि वो इन्होंने दी, तब हट जाके घर भाव में समझाएगा, वोट कहाँ देवे ना, कही छाप, जहां का बड़ालू तो 2 थप्पड़ लाई है भाई। गांव में साड़ियां बंटवा दिया जाएगा, 500-500 रुपए रात रात को बंटवा दिए जाते हैं फलना नेता के यहाँ से, भाई बाप रे। और किसान मजदूर वर्ग के व्यक्ति को मिल जाता है तो वो भी हवा में निकल जाते हैं। ये कहानी पड़ी है, इस तरीके का चुनाव की कहानी पड़ती है। रातों रात किधर क्या हो गया पता नहीं चलेगा। करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं पब्लिक पर, और पब्लिक इन 500-500, 1000-1000, 2000 रुपयों में पड़ जाती है, अपने 5 साल का भविष्य नहीं देख पाती है। एक ईमानदार व्यक्ति खड़ा हो जाए, उसको कोई वोट नहीं दे पाता है, लेकिन एक करप्टेड आदमी खड़ा हो जाए, रात रात को दारू घर गांव में बंटवा दे, 500-500 रुपया बंटवा दे, मिठाई बंटवा दे, अलग अलग तरह का। वोट मांगे के होगा भाई 10वां उंगली ऐसे ऐसे, 5-5, 10। अरे चाची,
अब की बस कृपा कर दिया। चाची कलवा नहीं कहा यहाँ द्वार पे कल नहीं खे दिखत। आई नोट करा जल्दी फटाफट से, अब की बार चाची के द्वार पे पहले कल लागी। अरे बाबू पक्का एकदम, बस चाची आशीर्वाद बन रही। अब की जीत के पहले नल जल्दी लिखो चाची के द्वार पे एकदम पहला बार। अरे काका प्रणाम प्रणाम। रानी हमारे को देख लेती, हमारे द्वार पे कल नहीं। अरे जल्दी तुरंत काका का नोट करो, उनको द्वार पे कल नहीं है। बस 5 साल पे एक बार ऐसे हाथ जोड़ कर आएगा और आपका 5 साल लेके चला जाएगा। 5 साल के बाद फोन करिएगा तो कहेगा हेलो कौन, मैं अभी अमित शाह जी के ऑफिस में बैठा हूँ, अभी आपसे बात नहीं करेंगे, चलिए फोन रखिए बाय। अब तू ताकत रहा नेताजी कहाँ गई कहाँ अले कौनो मतलब नहीं है। देख लीजिए आज से नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूं, बोल रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए, आमूल परिवर्तन होना चाहिए। चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं आपकी गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वह अपने उम्मीदवार खड़ा कर सके, लेकिन सुनता है कोई? कहा कोई सुन रहा है? बात समझ रहे हैं आप सभी? कोई जरा पास पैसा होगा वही चुनाव में खड़ा होगा। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। सुन लो भाई, हम चाहते हैं कि चुनाव की पद्धति को बदला जाए, हम चाहते हैं करप्शन को खत्म किया जाए, लेकिन प्रेस रिपोर्ट वालों से कुछ कुछ खबरें पता चलता है कि जयप्रकाश यह चाहता है कि वो दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करे। बताइए अब इनको कौन सिखाने जाए? दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है और इस विचार का प्रचार पिछले वर्षों से मैं करता रहा हूं और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके इसका भी प्रयत्न करता रहा हूं, परंतु मैं कोशिश तो किया हूं इन पर, लेकिन वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कहीं भी नहीं, कतई भी नहीं किया। फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है, काफी भ्रम फैलाया गया है। मैं अभी जो चर्चा कर रहा हूं करप्शन को लेकर के, चुनाव के खर्चे को लेकर के, लेकिन यहां पर देखिए फिर भी मेरे पुराने विचार को लेकर जनता में, विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है। केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि भाई सुन लीजिए, दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य से दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता जाएगा और अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना हो जाएगी, कायम हो जाएगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो वह शायद ही दल युक्त होगा। हाँ भाई, दल विहीन है तो दल युक्त कहां से होगा? आश्चर्य है कि कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल सिद्धांत का विस्मरण हो गया है, वो भूल गए हैं यह भी लेनिनवाद और मार्क्सवाद के सिद्धांतों में से आता है और यह भी लोकतांत्रिक जरूर होगा, लेकिन मैं इनको क्या समझाऊं, भ्रामक फैलाया जाता है। लेकिन जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी की, न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या वर्ष भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। विधानसभा के विघटन से संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन यानी कि दोबारा चुनाव होगा। इसलिए प्रश्न उठता है, जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा भी है, कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा? मुझे खेद है कि उसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पीटे राजनीतिक चिंतकों से भिन्न है। देखिए, घिसे पीटे राजनीतिक चिंतकों से अलग है। तंज मार दिए, उन पे कमेंट मार दिए, हाँ कि भाई मेरा विचार बड़ा अलग है, घिसे पीटे 2-4 पैसा वाला राजनीति करने वालों से बड़ा अलग है, इसलिए वह लोगों की समझ में नहीं आता है। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग मेरी बात आसानी से समझ जाएंगे। कहे कि दल वाला बात करिए, पार्टी वाला बात करिए, रुपया वाला बात करिए, ये सब समझ जाता है, लेकिन अगर काम की बात करेंगे तो ये कौनों को समझ में नहीं आने वाला है। देखिए, जब ये बात मैं करूं कि मैं इस संघर्ष में से, इस आंदोलन में से एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो ये बतवा सब लोग आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि देखिए सुनना है आज के भाषण में, अरे बाप रे, जेपी जी एगो दल बनाना चाहते हैं, एगो पार्टी बनाना चाहते हैं, अपने लिए सोचता है खाली, वो जनता के बारे में कुछ नहीं सोच रहा है। ऐसा अफवाह फैला दिया जाएगा मार्केट में, बाजार में, जनता में। देखिए, यही बात आ गया, मैं निश्चित रूप से कहता हूं।
तो सब लोग बात आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि जब क्या किया आदमी केवल अपनी सत्ता के लिए छात्रों और जनता के आंदोलन का दुरुपयोग कर रहा है। आगे ना बात, आगे ना बात कि अपने बारे में सोच रहा है, अपनी सत्ता। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो इन सबको समझ में आता ही नहीं है, लेकिन समझते सब हैं। मैं जब भी नई बात कहता हूं तो उनको समझने की कोशिश कम होती है या नहीं भी होती है। तो क्या है मेरा कहना? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थिति में आम जनता को, आम मतदाता को केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया न तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों के चयन में मतदाताओं का हाथ होता है, और न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश रहता है। नेताजी है चाची 5 साल पर आयल बनी वोटवा दे दिया चाची, अब की बार नल गड़वा दे, पेंशन तार पक्का करवा दे, कॉलोनी पास हो जाएगा, घर बन जाए, चाची खुश वोट दे दिली चाची। जैसे कि चाची को काम कराना था, बेचारी इसी उम्मीद में बड़ी दिनों से बैठे हुई है। नेताजी आके खुद अनाउंस करके चले गए कि चाची के नल, चाची के कल, चाची के पेंशन, चाची के घर पैखाना, चाची के कॉलोनी पास कर घर बनवाइए। चाची तो बेचारी वोट देंगी। लेकिन फिर नेताजी जीतला के बाद 5 साल में एको दिन आई लोकस चाची की यहाँ पति उनकर चाचा डेथ कर गए, बाबा डेथ कर, ससुर डेथ कर, केहू पूछे ना आई चाची कैसन बाड़ो। ये नेता इतने भ्रष्ट हो गए हैं। ये परिस्थिति बनी है कि अपने गांव में आप देख लीजिए कौन ऐसा आज का बहुत विरल शिक्षा युक्त व्यक्ति मिलेंगे ऐसे जो चुनाव जीतने के बाद अपने गांव गांव की पगडंडियों पर घूम रहे हैं और गांव की हालचाल, हिसाब किताब, कामों को ध्यान रख रहे हैं। बहुत कम ऐसे मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे। सभी भ्रष्ट नहीं है, मिलेंगे, अच्छे लोग भी मिलेंगे। ये बात को आप स्वीकार करिए। नेता जीत के चला गया, जिसने जिताया उसका कोई अधिकार नहीं है उस पर। ये कैसा सिस्टम है भैया? नेताजी आपको कुर्सी पे पब्लिक ने बैठाया है, जनता ने बैठाया आपको, और जीतने के बाद आपके ऊपर जनता का अंकुश नहीं है। ये कैसा सिस्टम है? इसी को बदलना चाहता है जयप्रकाश। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, इसलिए बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। विकसित देशों के लोकतांत्रिक समाज में जो प्रतिप्रभावी शक्तियां यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जनमत का जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय का जो वैचारिक और नैतिक असर होता है, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर का यानी जनता और शासन के बीच की संरचना का यहां नितांत अभाव है। जनता और प्रतिनिधि के बीच में कोई संपर्क सूत्र नहीं बन पा रहा है, पूरा का पूरा गैप है। वोट जब लेवे आवे के बाद तब नेताजी गांव में सुत जाएंगे, रात भर लीटी का भोज करवा देंगे, पनीर बनवा देंगे, जिसे गांव वालन के पनीरे नहीं मिला है। एगो पनीर पर फुसलावे आगे बढ़े 5 साल में 1 दिन है। कितनी बड़ा बेवकूफी है वो। और बताइए जीतने के बाद जब वो उम्मीदवार प्रतिनिधि बन जाता है, चुनाव जीत जाता है, तो कोई ऐसा माध्यम नहीं रह जाता है कि वो जनता के अंकुश पे रहे, अंकुश में रहे, कोई ऐसा। यही तो कमी है, नितांत भाव है। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम मात्र का रह जाता है। कहते हैं जनता का, जनता द्वारा। कहां है जनता का हक? कहां है जनता का अधिकार? क्या केवल किसी तरह से वोट देना ही अधिकार है? मतदान करना ही हमारा अधिकार है? यह हमारा अधिकार प्रतिनिधि पर अंकुश रखना भी है। परंतु उसके अभाव में इस पूरी अंतरिम संरचना का, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तो 1 दिन में नहीं हो सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता या मतदाता मतदान के सिवा कोई भी पार्ट अदा नहीं कर सकता। सिर्फ मतदान देकर बेचारा चुप रह जाता है जनता, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक बिना अंकुश के हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, और जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं पड़ता, कोई दबाव नहीं पड़ता, सिवाय इस भय के कि अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। परंतु यह भय भी रुपया जाति बल प्रयोग है। देखिए रुपया जाति हैं, पंडित जी नु बस हम पंडित जी। अब की बार हमारे के जितावे के बाद हैं बुझाता हूँ आई रहा है जादव जी के वोट देते रहे, बाबू साहब के वोट देते रहे। हम पंडित जी हैं, हमारा के पंडित जी बाड़े ना हमारे साथ है। ऐसा रोटी सेकने वाले ये, मैं तो क्या ही बोलूं, इतने गंदे शब्द इन सबके लिए आते हैं। भारत देश को टुकड़े टुकड़े में कर दिया ये जात के आधार पर रोटी सेकने वाले ये सभी चापलूस नेता, भ्रष्ट नेता। मानिए आप, हमको और आपको तोड़ दिया है सब। आपस में लड़ते रहिए। ऐसी ऐसी फिल्में बना दी गई जिसमें यही दिखाया गया कि ऊपर वाला नीचे, नीचे वाले को ऊपर वाले दबा रहे हैं, इसको ये दबा रहा है। ये माइंड सेट कर दिया गया। लड़ते रहो आपस में सब, बाकी हमारा तो रोटी सेका रहा है, तुम लोग लड़ते रहो।
बच्चों शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, चीजों को समझो, जानो, बदलो इन सब चीजों को। नेताओं को सिर्फ एक डर रहता है कि अगले चुनाव में मैं कहीं हार ना जाऊं, लेकिन यह भी डर हट जाता है रुपया के बल पे, जाति के बल पे, दो चार फाइट कौन जना उल्टा बोले तो दो चार फाइट बल प्रयोग करके, झूठी झूठी बातें बोल करके इन सब भय को भी हटा दिया जाता है। अब चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सर्वसाधारण जनता जागृत हो चुकी है, आप सभी तमाम लोग जाग गए हैं, वह आगे बढ़ रही है और कुछ नया चाहती है। अब की जनता दूधमोही फूल, दूधमोही बच्ची की तरह नहीं है कि रोवे लगानी तले दूध धरा दिया ना। अब जनता जाग गई है। वर्तमान परिस्थिति में जनता चाहती है कि परिवर्तन हो, अतः इस परिस्थिति का लाभ उठाकर मैं चाहूंगा कि आज जो असंगठित जनता है, जो आपस में टूटी फूटी है, उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वह सही आदमी का चुनाव कर सके तथा चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधि के आचरण पर यथासंभव अंकुश भी रख सके। सही बात है। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव होंगे, मैं कुछ अपना सुझाव रखना चाहता हूं। एक तो यह है कि जब भी विधानसभा का अगला चुनाव हो तो हमारी छात्र संघर्ष तथा जन संघर्ष समितियां मिल करके आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें, अथवा जो उम्मीदवार खड़े किए जाएं उनमें से किसी को मान्य करें। इनके छात्रों की कुछ टीम थी, संघर्ष समिति, कहते हैं कि ये लोग मिल करके एक आम उम्मीदवार की चुनाव करे, या जो उम्मीदवार खड़े किए जाते हैं ये सब उनको मिल करके मान्य करे। यदि इन समितियों के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर, हम आपस में बिना टूटे ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेंगी या किसी एक उम्मीदवार को अपनी मान्यता दे सकेगी। इस प्रकार के चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। और दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक, जो भी फलाना चिलाना चुनाव के क्षेत्र से जीतेंगे, उनके भावी कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेंगी। और अगर उस क्षेत्र का प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य करेगा। तालियां, ताली बजाओ। जयप्रकाश जी की यह बात बड़ी कमाल की है। कमाल की बात है। क्या है बात? कि एक ऐसा समिति, छात्र संघर्ष समिति और गांव की जनता मिलकर उम्मीदवार खड़ा करे। अगर वो व्यक्ति अमुक जो खड़ा हुआ है, फलाना चिलाना कोई भी उम्मीदवार जीतता है तो जीतने के बाद यथासंभव उनकी कार्यों पर कड़ी निगरानी रखी जाए कि वो उम्मीदवार प्रतिनिधि बनने के बाद क्या क्या कर रहा है। और अगर लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा है, बेकार व्यक्तित्व का आदमी है, तो तुरंत उसे इस्तीफा देने के लिए बाधित किया जाए। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा, नेताओं के ऊपर होगा, प्रतिनिधि के ऊपर होगा। और आज की तरह उच्छृंखल, आज की तरह बिना अंकुश वाला और स्वतंत्र नहीं रह सकेंगे। ये इतनी कमाल की बात है। इस सिलसिले में मैं एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक समझता हूं कि जो संघर्ष समितियां छात्रों की या जनता की बन गई या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना ही नहीं है, उनका काम और भी है। संघर्ष समिति का काम सिर्फ शासन से संघर्ष करना ही नहीं, बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय, अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। गांव में, समाज में, कहीं भी किसी तरह का भ्रष्टाचारी हो रहा होगा, किसी तरह का घूस का काम हो रहा होगा, किसी तरह का अन्याय हो रहा होगा, किसी व्यक्ति को शोषित किया जा रहा होगा, दमन किया जा रहा होगा, उन सभी परिस्थितियों से लड़ने का काम इनका होगा। और इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। ये गांव में छोटे अफसरों या कर्मचारियों की, चाहे वे पुलिस के कर्मचारी हो, चाहे किसी भी विभाग के हो, जो घूसखोरी चलती है उसके खिलाफ तो संघर्ष रहेगा ही। ब्लॉक में चल जाइए, लाइन में लगना लोग पसंद भी नहीं करते हैं। अच्छा, ताली दोनों हाथे बज रही है, आवासीय लेना है, लाइन बहुत बड़का को लागल बा, पिछवा से कोई नहीं, हमारी बड़ा लाइन बा, ए सर आवासीय लेवे कर हला मिल जाई का, चाहो ना लाइन लागल बा सर, लाइन में लाइन कभी तलूरा भी आई रहती, यानी हेली कुछ ले दे के हो जाए, ठीक है बोला 50 रुपया, अब मिला लिया 50 रुपया, गई और साइड से कागज निकाल के दे दे, तो दोनों कोई तैयार है। समझ रहे हैं आप सभी? कोई यही परिस्थिति बनी हुई है। साथ साथ जिन बड़े किसानों ने बेनामी या फर्जी बंदोबस्तियां की है, छोटे छोटे किसानों के जमीन जो बेनामी, उनको बंदोबस्त कर लिया, उनका भी विरोध ये समिति करेंगी और उनको दुरुस्त करने के लिए संघर्ष करेंगी। गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्यायों को भी रोकेंगी। इस प्रकार से जनता की या छात्रों की ये निर्दलीय, बिना दल वाली संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कायम रहेंगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, नैतिक क्रांति के लिए अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य अदा करेंगी। अब परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि संघर्ष समितियों का काम क्या था?
जयप्रकाश नारायण जी संघर्ष समितियों से क्या क्या उम्मीद रखते हैं, तो ये सारी बात आप लिखिए। नई चुनाव प्रणाली को लेकर के वो क्या सोच रहे हैं, यही सब तो क्वेश्चन आएगा ना। तो साथियों ये चैप्टर खत्म हो गया, 3 गो बॉक्स दिख गए तो मतलब चैप्टर खत्म। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये चैप्टर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस सीट के तौर पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और प्रैक्टिस सीट का सॉल्यूशन भी आपको देने का काम स्टार्ट हो चुका है। ध्यान रखिएगा आप सभी को। तो मन लगा के सुनिए, पढ़िए, रिवीजन करते रहिए और